सो वेलकम ऑल ऑफ यू एम मैथ्स 12 में आप सभी का स्वागत है बायनॉमियल थ्योरम के इस लेक्चर नंबर 8 में। आज का हमारा टॉपिक है महत्तम द्विपद गुणांक। मैक्सिमम बायनॉमियल कोफिशिएंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी बायनॉमियल एक्सपेंशन में, उस पर हम आज पे बात करने वाले हैं। तो बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक है, ये रिलेटेड होता है हमारा मिडिल टर्म से। तो मिडिल टर्म का कैसे यूज करके हम मैक्सिमम बायनॉमियल कोफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए थोड़ा देखते हैं स्टूडेंट्स हम कैसे वर्क इस पे कर सकते हैं। तो एक फंडामेंटल कंसेप्ट पर फर्स्ट कि इन द मैक्सिमम बायनॉमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस महत्तम द्विपद गुणांक की चर्चा हमें करनी है यहाँ पे इस लेक्चर में कि क्वेश्चन वर्कआउट कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है, वर्किंग रूल क्या है, पॉइंट टू पॉइंट वर्क करेंगे। तो सिंपल सा एक लॉजिक है यहाँ पे कि आप x प्लस ए का एक्सपेंशन जानते हो आप, दिस इज nc0 x पावर n nc1 x के पावर n माइनस 1 a अप टू समथिंग ncr x के पावर n माइनस r a पावर r एंड डॉट डॉट करके ncn x के पावर n माइनस n एंड दिस इज a पावर ऑफ n। ये तो एक जनरल एक्सपेंशन एवरीवन इज नो कि हमारा होता है, और वेयर nc0 about nc1 nc2 ncr ncn are binomial coefficient this is binomial coefficient not maximum binomial coefficient, this is binomial coefficient है ये सिर्फ। तो अब हम इसके अगर मैक्सिमम इसकी बात करें तो डेफिनेशन जो हमारी होगी इसकी करेंगे द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कोफिशिएंट इन एनी किसी भी इन एनी बायनॉमियल एक्सपेंशन। कहने का सेंस ये है कि मिडिल टर्म का गुणांक ही महत्तम द्विपद गुणांक होगा। मिडिल टर्म मध्य पद का गुणांक जो होगा वो क्या हमारा होगा, महत्तम द्विपद गुणांक होगा। ठीक है, तो अब मिडिल टर्म निकालने के लिए हमारे पास रूल्स दो हैं। जब n का मान इवन हो मतलब सम संख्या हो, n का मान ऑड हो जब विषम संख्या हो। तो फर्स्ट फॉर मिडिल टर्म फर्स्ट n इज इक्वल टू इवन नंबर मतलब सम संख्या, दूसरा लिख लेते हैं n इज इक्वल टू ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। ठीक, ये दो दीजिए। तो जब n का मान इवन होता है तो 1 मिडिल टर्म्स मिलता है, मिडिल टर्म इज इक्वल टू n/2 प्लस 1th टर्म्स। ठीक, एवरीवन इज नो। सेकंड, अब विषम जो है तो 2 मिडिल टर्म्स मिलते हैं, आपको पता है दिस इज वी गेट द 2 मिडिल टर्म्स। तो फर्स्ट मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म, दूसरा सेकेंड मिडिल टर्म्स n प्लस 3/2 टर्म्स। ठीक है, ये दो टर्म्स हमें इन जनरल मिल जाते हैं मिडिल टर्म के कंडीशंस में। तो जब कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स की बात होगी तो अब हमें सिंपल सा वर्कआउट क्या करना है ये समझना आपको
सबसे पहले दिए हुए हमारे जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, एक्सपेंशन है, तो उसमें हमें मिडिल टर्म को फाइंड आउट करना है और उसमें जो एक्स का वेरिएबल होगा या एनी अदर होगा उसके कोफिशिएंट को कलेक्ट करना है। कोफिशिएंट जो होगा, गुणांक जो होगा, वही मैक्सिमम जो बायनॉमियल कोफिशिएंट होगा वो हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। वर्कआउट कैसे, एक ये सीक्वेंस बनता है जो हमारा बायनॉमियल्स का होता है ना, ये इस तरह से ऐसे करके सीक्वेंस ही चलता रहता है। पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, तो ऐसे ये सीक्वेंस हमारा जो फॉर्मेट है ना, ये इस तरह से चलता रहता है। तो जो नियर अबाउट मिडिल टर्म्स होते हैं, मिडिल टर्म के आसपास का जो कोफिशिएंट होता है वो बड़ा होता है। इन दोनों में, ठीक है, ये जो दोनों है कभी बराबर भी हो सकते हैं और कभी बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल हर एक टाइम पे बराबर नहीं होता है, लेकिन कभी इनके गुणांक जो होते हैं आपस में बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जो उसमें बड़ा होगा उसको हम लिख लेंगे मैक्सिमम बायनॉमियल कोफिशिएंट, सिंपल सी बात है। तो आइए हम इस पर थोड़े क्वेश्चन करते हैं, तो हम आपको फंडामेंटल और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब ये क्वेश्चन नंबर जैसे 1 ले लिया हमने, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है कि दैट वैल्यूज, तो पहला कह रहा है कि क्वेश्चन 1 प्लस एक्स पावर ऑफ 8 के प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक क्या होगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहले तो एक्सपेंशन हमें करना है, इसकी तुलना करनी है x प्लस ए पावर ऑफ n से। x इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू x, n इक्वल टू 8, और n इक्वल टू 8 जैसे मिला दैट इज अ इवन नंबर, इवन नंबर्स मिल गया। तो फर्स्ट फाइंड आउट द मिडिल टर्म्स, तो मिडिल टर्म मध्य पद इज इक्वल टू n/2 प्लस 1th टर्म्स, ठीक है, nवां पद n/2 प्लस 1वां पद, इसको वैसे कहते हो आप n/2 प्लस 1वां पद, मध्य पद, ठीक। तो निकाल लीजिए 8/2 प्लस 1 मतलब 5th T5, जो 5वां पद का गुणांक होगा, जो वेरिएबल का गुणांक होगा, वही मध्य पद हमारा होगा जनरल। तो अभी हम जनरल टर्म्स निकालेंगे। जनरल टर्म हमारा TR प्लस 1 इज इक्वल टू, एवरीवन इज नो, NCR x के पावर n माइनस r a पावर ऑफ r। तो यू कैन सिंप्लीफाई दिस, सिंपल सा रिजल्ट देखिए, NCR 8C4 T5 है, तो हम T5 को लिख सकते हैं T4 प्लस 1, x मीन्स 1 के पावर 8 माइनस 4, दिस इज द x के पावर 4। तो वर्कआउट क्या मिल गया, 8C4 x के पावर 4। तो मैक्सिमम कोफिशिएंट, महत्तम गुणांक इज इक्वल टू 8C4, ये रिजल्ट वाला ये पोर्शन। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए अब, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 एंड इज आल्सो फैक्टोरियल 4, सो दिस इज 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, ये पोर्शन इससे कैंसिल, 4 दूनी 8 कैंसिल और 3 दूनी 6 कैंसिल, 5 दूनी 10 70। तो मतलब x का पावर 4 का जो गुणांक है वो सबसे बड़ा होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 70 होगी। तो ये और अनदर अब कोई भी टर्म्स आप निकालेंगे उन सभी की वैल्यू इस 70 से कम होगी। मतलब T5 इसको छोड़ करके, T5 को छोड़ करके, मतलब 5वें पद को छोड़ करके, चाहे हम चौथा पद निकालें, तीसरा पद निकालें, सबकी वैल्यू इससे क्या होगी, कम होगी। तो ये हमेशा आप उसको ध्यान रखेंगे
कि जो भी टर्म्स हम निकाल रहे हैं वो हमें गेटेस्ट कर रहा है, मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा होगा। और कोई दूसरा आप निकाल करके चेक कर सकते हैं कि हम मतलब इससे कम होगा कि नहीं होगा, T5, T6 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, तो आप चेक कर लो T6 का मान क्या हो सकता है। एक अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो चेक करके देख भी लेते हैं। कोई T6 मान लीजिए तो T5 + 1 हो जाएगा, 8C5 हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे मिल जाएगा x के पावर 5, तो गुणांक हमारा 8C5, तो फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, देखिए 8 7 6, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, 3 2 1, तो ये इससे कटा इससे कटा, कितना आ गया 56 आ गया। तो 56 इज लेस देन 70, ठीक है, इससे छोटा है ना। तो इसी तरह से हम आगे वाले भी टर्म्स को अगर निकालना चाहें तो हम ये चेक कर पाएंगे। आइए आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आप ये सेम पैटर्न पे है तो आप इसको कर लीजिएगा, आंसर क्या मिल जाएगा वो आप डिसाइड कर लीजिए, सिंपल सा है। इसका 252 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये जो होगा 252, ठीक। एंड टर्म की बात करेंगे तो कौन सा होगा, 5 6 T6 हो जाएगा, छठा पद जो होगा। अब ये और ये बचे हैं और ये डिफरेंटेड है, तो हम पहले आ जाते हैं किस पे, अपने 4th वाले पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें, ठीक है। 3 और 5 एक जैसे हैं तो इनको हम बाद में कर लेंगे। अभी 5a + 2x पावर ऑफ 10, ठीक। तो पावर ऑफ 10 देन यू कैन कंपेयर x + a पावर ऑफ n से कंपेयर कर दीजिए। तो x = 5a, क्योंकि यहाँ पे a इंक्लूड है इसलिए यहाँ पे हम इसको कैपिटल A कर लेंगे। तो कैपिटल A = 2x और n = 10। चूँकि इवन है, सम संख्या है, तो क्या करेंगे आप, मध्य पद मिडिल टर्म्स एक होगा, मिडिल टर्म = n बाई मतलब 10/2 + 1 हो गया T5 T6, छठा पद जो होगा मध्य पद होगा। अब इसको कैलकुलेशन की बात करनी है हमें, सिंपल सा लॉजिक। तो TR + 1 = NCR x के पावर n - r a पावर r, T6 T5 + 1 10C5, x मतलब यहाँ पे हमारा है 5a पावर ऑफ 10 - 5, 2x के पावर 5। अब अरेंजमेंट थोड़ा करिए इसको। 10C5 का मान पता है हमें, बट अभी लिख लेते हैं 10C5, 5 के पावर 5, a के पावर 5, 2 पावर 5, x पावर 5, मल्टीपल्स 10C5, ये दोनों के पावर एक साइज से हैं तो हम इसको लिखते हैं 5 × 2 पावर ऑफ 5, ठीक है, और a पावर 5, x पावर 5। तो अब ये जो हुआ ये हमारा है कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट मैक्सिमम कोफिशिएंट क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम कोफिशिएंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10C5 और 10 के पावर 5, ये होता है 252, तो 252 10⁵, ये आंसर हो गया। तो ये है फंडा, बहुत ही आसानी से 10C5 की वैल्यू होती है 252, 252 होती है। हमेशा आप एक जनरली याद रखेंगे कि इसकी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं। आइए आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब बच गया हमारा 3 और 5, तो हम 5 को करते हैं। आप 4 इटसेल्फ ट्राई कर लेंगे। बहुत ही एक लॉजिक है, फंडामेंटल कंसेप्ट है, इसको हमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, 2 + 3x पावर ऑफ 9 implied that is here x plus a power of n, so this is x,
कैपिटल X इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 3x, ये वर्क। अब आगे वाले जो सिस्टम है और n इज इक्वल टू 9 है जो कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर, विषम संख्या। तो जैसे विषम संख्या मिलती है तो हमारा मध्य पद क्या होता है, दूसरा दो मध्य पद हमें मिलते हैं और उनके बारे में हम वर्कआउट करेंगे। तो पहला फर्स्ट मध्य पद, फर्स्ट मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म, so this is 9 plus 1/2 terms, T5 हो गया ये पांचवा पद। दूसरा सेकेंड मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 3/2, तो दिस इज 9 प्लस 3/2 T6। अब दो कंडीशंस यहाँ पे होगी, T6 ग्रेटर देन इक्वल टू T5 होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती है, या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल्स होगा, मतलब T6 ग्रेटर देन T5 और T6 इक्वल टू T5, ये दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो जो बड़ा आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा इन फाइनली इस कंडीशंस में, ठीक है। कभी कभी इक्वल्स मिलता है, कभी हो सकता है इक्वल ना भी मिले, ठीक है। तो इस कंडीशंस को हमें, तो इस सिचुएशन में हमें दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा और दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करके हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। तो आप सिमिलरली चेक कर सकते हैं। तो मैं एक दो वैल्यू फाइंड, T5 की बात कर ले पहले। तो पहले तो TR+1 NCR x के पावर n माइनस r a के पावर r, सो T5 हियर रिप्रेजेंटेड T4+1 imply that 9C4 2 के पावर 9 माइनस 4 इंटू 3x के पावर 4, ठीक। 9C4 2 पावर 5 3 पावर 4 x के पावर 4, तो कोफिशिएंट, मैक्स कोफिशिएंट बराबर 9C4 2 पावर 4 मतलब 5 मतलब 32 इंटू 81। तो अब ये वैल्यूज आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए क्या कौन सी वैल्यू हो सकती है, क्या आ सकता है आंसर। दिस इज फाइंड आउट। नेक्स्ट T6 की बात कर ले। T6 तो T5+1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो T5+1 इज इक्वल टू हमारा 9C5 2 पावर 9 माइनस 5, ठीक, एंड 3x के पावर 5, सो दिस वैल्यू 9C5 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 5 x पावर 5, तो कोफिशिएंट मैक्स कोफिशिएंट इज इक्वल टू 9C5 2 पावर 4 16 इंटू और 3 पावर 5, ये वाले टर्म्स जो है ये जो हो जाएगा। तो अब ये देख लीजिए कौन सी वैल्यू आपकी इक्वल्स आ जाती है T5 एंड T6, तो कौन सी बड़ी वैल्यू मिलती है उन दोनों में, तो वही हमारा एक फाइनली आंसर हो जाएगा मैक्सिमम बाइनॉमियल कोफिशिएंट, उन दोनों में से कोई एक, T5 और T6। तो ये है प्रोसेस इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कि मध्य पद अगर हमें फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम बाइनॉमियल कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है, तो फुलफिल हम कैसे कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल लॉजिक कंसेप्ट। तो इस पे वर्कआउट हम आगे करते रहेंगे। बाइनॉमियल्स है, बाइनॉमियल के आगे आने टॉपिक्स है, बाइनॉमियल्स फॉर एनी इंडेक्स है, फिर इसकी रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ है,
तो अभी 2 से 3 और लेक्चर इस पे कंटिन्यू होंगे, जिससे कि और आपको बेसिक फंडामेंटल इसका कंसेप्ट समझ में आ जाए और वर्कआउट आप आसानी से कर पाएँ। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक को अलग अलग कर दे रहा हूँ कि आपको जब इसको स्टडी करना स्टार्ट करें तो हर एक टॉपिक को आपको समझ में आ जाए, चाहे वो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हो या डिप्लोमा हो या जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट टास्क हमारा रहता है, हम कैसे करेंगे। और उसके बाद मैं एक कंबाइंड सेशन लेके आऊँगा बायनॉमियल्स थ्योरम का। टोटल 1 से 2 घंटे, 2 घंटे का कम से कम लेक्चर रहेगा। हर एक टॉपिक पे कुछ ना कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन करेंगे और उसको प्रयास करेंगे कि उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करें। तो एक लेक्चर में सारा टर्म्स ख़त्म होगा। तो आगे हम आने वाले क्वेश्चंस में टॉपिक में हम बात करेंगे कि बायनॉमियल्स फॉर एनी इंडेक्स, मतलब जो बायनॉमियल एक्सपेंशन है वो किसी भी वैल्यू के लिए हम उसको कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।